पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की सुपर मीट ली है और इसके बाद क्या भारत अब रिएक्ट करने वाला है? क्या भारत बदला लेने के लिए तैयार है और किस तरह का यह बदला हो सकता है? क्या कर सकता है भारत? क्या क्या विकल्प है भारत के पास? ये विकल्प है क्या? क्या सैन्य कार्रवाई होगी? क्योंकि डिप्लोमेटिक कार्रवाई तो हो चुकी है। इसी के ऊपर आज का विचार विमर्श। सन 2019 में जब पुलवामा हुआ था तो उसके बाद भी एक सुपर मीट हुई थी कैबिनेट की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर किया था और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स हुए थे। क्या इस बार भी देश कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है? और सरकार उसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के निवास पर दो खास बैठकें हुई। पहली बैठक सीसीएस की और दूसरी बैठक सीसीपीए की, और दोनों को चेयर किया प्रधानमंत्री ने। इन्हें बेसिकली सुपर मीट कहा जाता है कैबिनेट की। तो इसी के ऊपर बात करते हैं कि भारत क्या क्या कर सकता है। क्या सब ऑलमोस्ट ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक्शन होगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास फिलहाल, और किस तरह का ऑप्शन ले सकती है सरकार? हालांकि ये बहुत सीक्रेट होता है, मगर किन चीजों के ऊपर नजर है, किन चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है? अभी हम इस पे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम अपने अंदाजे लगा सकते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। जिस तरीके से ये हुई ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग, बल्कि एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स कुछ दिनों से चल रही है। आज इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपने बता दी, इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कमेटी और इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स वो भी आज हुई, और ये काफी देर के बाद हुआ है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। पुलवामा हमले के बाद हुआ था बेशक, उसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो ही मीटिंग होती है इसकी यही करते हैं सदारत, और इस बार भी उन्होंने सदारत कर ली। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हुआ करते इसको आज उन्होंने रिवैम्प कर लिया। ये होता है हमेशा से, ये नहीं कि आज उसको नए तरीके से तश्कील दिया गया, इन्होंने इसको रिवैम्प कर दिया। और इस रिवैम्प करने में उन्होंने एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो सरबराह थे, साबिक सरबराह आलोक जोशी जिनका नाम है, इनको उन्होंने इसका सरबराह बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल का। ये मेरे ख्याल से 7 मेंबरों की शायद एक कमेटी बन गई, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड के एक साबिक कमांडर और साउदर्न आर्मी का कमांड के एक फॉर्मर ऑफिसर कमांडर, इसके अलावा एक रेयर एडमिरल नेवी के वो लाए इसमें उन्होंने। तो मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी लाए। इसके अलावा 3 इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स और 1-2 जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग इन्होंने इसमें लाए हैं। और इससे ये लग रहा है कि ज्यादातर इस पे एक्सटर्नल डायमेंशन पे है, क्योंकि इराक का चीफ इसको बनाया गया है, इसका सदर और इसका हेड, और इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग भी इसमें लाए गए हैं। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि इससे पहले कभी थे। हालांकि कभी ऐसे इस लोग जो एकेडमिक हुआ करते थे, जो मतलब किसी कॉलेज की प्रिंसिपल वगैरह, ये लोग भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल इसको स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने इसको बनाया है। अब ये लोग, इनका काम है ऑप्शंस दे देना, सॉल्यूशंस दे देना कि अगर ये हमला हुआ है पहलगाम में तो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए। ये वही इसके फैसले लेंगे, उसके बाद फाइनल फैसला प्राइम मिनिस्टर लेते हैं कंट्री के इस बारे में, जिनको ये अपना मशवरा देंगे थ्रू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। उसके जरिए वो फिर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। वो किसी और को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो बराबर हैं, कैबिनेट दर्जा उनका है, जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह का है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से उनका भी है, इसलिए वो डायरेक्टली उनको करते हैं। तो उसके बाद ये कोई डिसीजन ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी 2 बजे के बाद 4 बजे के बाद हमला होगा, ऐसा नहीं। ओवरनाइट तैयारियां तो होती है हर बार, क्योंकि किसी भी वक्त कंट्री पे हमला हो सकता है। उस वक्त थोड़ी ये कहेंगे कि चलो आज मीटिंग करेंगे, कल देख लेंगे, ऐसा नहीं है। इनके पास बाज़ाब्ते तौर पे SOPs हैं, इनके पास प्लान होता है, प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, बाज़ाब्ते तौर पर। इस बार भी इनकी तैयारियां हैं। जैसे कि लग रहा है कुछ एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस चल रहा है लगातार रात का, कुछ एयरपोर्ट्स पे कोई एक्टिविटी नहीं है, इंक्लूडिंग जैसे हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट है मिसाल के तौर पर। बिल्कुल मतलब ये
इनकी अपनी मतलब दानिस्त के मुताबिक, अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसी जगहों पे शायद ना होगा, लेकिन अब क्या होगा तो वो उनको ही मालूम है, वो हमें मालूम नहीं है। तो इसमें जो काइनेटिक रिस्पांस है वो होता है हमला। ये हमला, इसकी शुरुआत हो गई थी फरवरी 2019 में जब बालाकोट वाला हुआ था, लेकिन उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अपने जहाज यहाँ पे नहीं लाए। उन्होंने एक थोड़ा सा क्लैश हो गया जिसमें वो कैप्टन ये जो अभिनंदन वो पार चले गए, जिनका जहाज गिर गया था और उनके कस्टडी में आए थे। अब हमारे सामने है वो सारी कहानी के किस तरह से उसको फिर वहां से छुड़ाया गया। इस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किताब भी लिखी, इसमें उसने कहा कि मैं जापान में था और रात को 1 बजे मुझे जगाया गया। इतना फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पर दबाव डाला इन पे, तो उन्होंने इनको बता दिया कि आप न्यूक्लियर टारगेट पे हैं तो इसको वापस कर लीजिए कल शाम 9 बजे तक, अदरवाइज हमला हो जाएगा। बाद में पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली उसने भी बता दिया कि ये इस तरह से इनकी हालत थी, इनके पसीने छूट रहे थे, ये कह रहे थे टैंक्स में पेट्रोल नहीं है, वो उन्होंने बता दिया उस वक्त। तो इस तरह का आज के दिन में क्या ऑप्शन हो सकते हैं फयाज साहब देश के लिए? ये मैं बता रहा हूँ कि इसके दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक तो काइनेटिक, मैंने बता दिया, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक मिसाइल लगा दिया जो हमारे राजौरी एरिया में एक ऑर्डिनेंस जो आर्मी का है उसके नजदीक गिरा, उस पर नहीं गिरा लेकिन उसके नजदीक गिरा और वहां पे फिर बंद हो गया ये मामला। इससे पहले जो भी हुआ था वो करगिल में हुआ था, वो करगिल तक ही महदूद रहा था, वहां पे कुछ हेलीकॉप्टर गिरे थे तो वहां पे ये महदूद रहा था उसी तक। उससे पहले 1971 में ही जो क्लैश हुआ था जिसमें बम्बार्डमेंट हुआ था पाकिस्तानी कई जगहों पे किया था, इंडिया ने भी पाकिस्तान के कई शहरों में, 1971 डिक्लेयर हुआ। अभी पता नहीं कि कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है, तो वो होता है डायरेक्ट काइनेटिक अटैक। तो दूसरा होता है, और ये आर्मी का, एयरफोर्स का नहीं होता, कभी कभी नेवी का भी होता है, इस तरह से होता है। ये सारी ऑप्शंस ये असेस कर लेंगे, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है ऑन द सजेशंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और बाकी जो इनकी और एजेंसीज जो होती हैं कंट्रीज के, ये इसकी प्रॉपर असेसमेंट करके बाद इसमें फैसला लेंगे क्या हमें करना है या नहीं करना है, क्या हमें फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में करना है या राजस्थान में करना है या गुजरात में करना है या पंजाब में करना है या कहीं पे नहीं करना है, नेवी में करना है। वो सारा डिसीजन वो वहां पे ले लेंगे, वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत सीक्रेट भी होता है, सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलता है। इसके अलावा अब 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया जाता है, जो अभी मुझे लग रहा है वो शुरू हो चुका है, कुछ दिन पहले से वो शुरू हो चुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तभी तो ये इन्होंने ये हैंडल्स, ट्विटर के हैंडल्स, फेसबुक और ये जो यूट्यूब के चैनल्स वगैरह, इंक्लूडिंग जो टेलीविजन के, इंक्लूडिंग जो टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट चैनल्स, ये भी उन्होंने बंद कर दिए हैं, ये बता करके कि ये गलत अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये दोनों साइड से उन्होंने भी कर लिया है और इन्होंने भी कर लिया है, ये दोनों चीजें वहां पे चल रही है और ये साइकोलॉजिकल नफ्सियाती एक ऑपरेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, किस मतलब कंट्री को इक्तिसादी तौर पे इसका मुहासरा किया जाता है, दबाव लाया जाता है, डिप्लोमेटिक तरीके पे इनको दबाव लाया जाता है। अभी ये इंडस वाटर ट्रीटी का आपने देख लिया, ये भी एक हरबा है इंडिया के पास, क्योंकि ये अपर रिपेरियन में है जो इंडिया है और वो मतलब डाउन स्ट्रीम में है, इन ये जो ऑल द 6 रिवर्स जो है इसके डाउन स्ट्रीम में पाकिस्तान पड़ता है। तो कभी कभी पानी को एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अभी पाकिस्तान के कुछ लोग अपने सोशल मीडिया में देखा होगा, ये कह रहे हैं कि उन्होंने उड़ी का डैम खोला अचानक, तो उन्होंने उसको मांगला डैम और ये जो पीओके का अलग है उसको डुबोने की मतलब कोशिश की, वो बता रहे हैं वो लोग, और उसके वीडियोस भी दिखा रहे थे। नोबडी नोज कि ये क्यों, किस चीज के लिए, कि इसका मकसद क्या था, क्यों उसको खाली किया गया है उड़ी वाले डैम को, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये होते हैं, इस किस्म के टूल्स होते हैं कंट्री के पास। फिर ये सोशल मीडिया के जरिए जो मैंने बता दिया कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये चलेगा रेगुलर मीडिया के जरिए भी और सोशल मीडिया के जरिए भी ये चलेगा। इक्तिसादी तौर पे मैंने बताया इकोनॉमिकली ये इनको चोक करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें इसमें चलेंगी। और साइबर अटैक्स होते हैं, मतलब वेबसाइट्स हैक की जाती हैं, हाँ, इसमें गलत इंफॉर्मेशन
लगाई जाती है लोगों को मिसलीड करने के लिए, ये सारी चीजें। और ये पहली बार है किसी जंग में। 1971 में इंटरनेट नहीं था उस वक्त, ये इवन 99 में भी इंटरनेट नहीं आया था हाँ, प्रॉपर्ली। उस वक्त भी प्रॉपरली थोड़ा आया था, बहुत कम, लेकिन ये बहुत ही इब्तिदाई जितना भी यूज करते हैं वैसा नहीं। इब्तिदाई स्टेज में था इंडिया में। ये स्मार्टफोन्स वगैरह ये सारा कुछ उस वक्त नहीं था। अब तो 5G है, इस पे यहाँ पे चल रहा है कंट्री में। तो इस वक्त का जो वॉरफेयर होगा ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। और इस वक्त ये भी नहीं है कि जिस वक्त उस वक्त जहाज आ गए पाकिस्तान से, तो उन्होंने यहाँ पे श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, जोधपुर, मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे बमबारी की। और श्रीनगर में हमारा एक जेट गिरा भी 1971 में, जो उन्होंने गिरा और वहां पे इसको मतलब गिरा दिया। बड़गाम में है, मतलब उस तरह। इस वक्त ये नहीं है, इस वक्त इनके पास ज्यादातर मिसाइल्स हैं, इनका पास वो GPS होता है, उसको फीड कर देते, आपने देखा होगा ये। और इस वक्त ड्रोन्स भी है जो उस वक्त नहीं थे, ड्रोन। तो ये जरूरी नहीं कि लोग जाएं, तैयारी जाएं। क्या सब आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि पुलवामा उड़ी और पुलवामा के बाद जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुए और फिर एयर स्ट्राइक्स हुए, हालांकि दोनों कंट्रीज के अपने क्लेम थे, भारत ने तो ये हमले करवाए और पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और उसके ऊपर सियासत भी काफी हुई। इस बार क्या लगता है, ज्यादा चांसेस क्या है, ओपन वॉर या डिक्लेयर वॉर, या फिर आपको लगता है कुछ बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ इंडिया चलेगा और कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ किया जाएगा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो मुसल्लम है, मतलब एडमिटेड है, चाहे पाकिस्तान इसमें क्या कहे, हिंदुस्तान इसमें क्या कहे। जैसे कि कश्मीर में इंसर्जेंसी जी पहले पंजाब में थी, वो वहां पे खत्म हो गई। अब ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, 1989 से बाकायदा तौर पे एक इंसर्जेंसी है। पाकिस्तान ने हमेशा ये बताया हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज ये हर एक को कश्मीर में मालूम है कि ये लोग कहाँ गए, इन्होंने ये ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की। फिर जब वो लोग वापस आए तो हमने बताया कि हम लाहौर में थे, इस्लामाबाद में थे, गढ़ीपटा में थे, इनके कैंपस, हर एक चीज। शुरू में ये कहते थे हम किसी सलाहुद्दीन को जानते ही नहीं है, यहाँ पे तो आया ही नहीं है। बाद में उसकी एंट्री वहां से चली, सारी दुनिया को मालूम है। जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी हेड है, सईद सलाहुद्दीन, जो पहले ये जो 1987 का असेंबली इलेक्शन भी लड़ता था, उसको वहां पे डिक्लेयर किया गया डिफीटेड कैंडिडेट, तो वो भी वहां पे है। ये जो उसामा बिन लादेन है, अलकायदा वाला, इसके बारे में बता रहे थे पाकिस्तानी कि हमारे पास है ही नहीं। बाद में एबटाबाद से यूएस मार के ले गई, बाद में वहां से इसको मतलब मार डाला गया एबटाबाद में। तो ये इस किस्म की चीजें हैं। ये हर एक चीज में कहते हैं हम जानते हैं, हमारे पास है ही नहीं। दाऊद इब्राहिम तो किसी ने देखा नहीं है, इंडिया का दावा ये कराची में छुपा बैठा है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि यहाँ पे है ही। आज कुछ चैनल्स पर व्यास साहब एक वीडियो भी निकल कर आ रहा था, वायरल हो रहा था पाकिस्तान से, कि लाहौर की एक पॉश कॉलोनी में ही हाफिज सैयद जो लश्कर का चीफ है वो भी वहां है और पूरी सिक्योरिटी के भीतर है। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान जितना मर्जी कहे, पाकिस्तान के अंदर तो ये लोग छुपे हुए हैं। देखिए, हम इसको कह ही नहीं सकते छुपे हुए हैं। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर किया था कि हाफिज सईद और ये जो अजहर मसूद, इनके सर पे 50 लाख टेररिस्ट, वो सारा बेहुदा बकवास है। वो कहते हैं अगर किसी को पता चले तो हमें बता दिए, हम उसको पता है। ये तो सारी दुनिया को पता है वो लोग कहाँ पे है। इनको जब डिक्लेयर करना था ग्लोबल टेररिस्ट, तो चाइना ने ब्लॉक कर दिए। बिल्कुल ये जो लाइन्स है ये ड्रॉन है कि इनको कौन सपोर्ट करता है। चाइना ने हमेशा इनकी कोशिश की है, इन्होंने तहव्वुर रहना, इन सब लोगों को ब्लॉक करने की कोशिश की। जब इनको इंडिया ने कोशिश की, और एक बार इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने कोशिश की उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की, तो चाइना ने मुखालफत की। सो एवरीबडी नोज, आज वो जमाना नहीं है, इनको पता है। अब इतना ही पता नहीं कि एग्जैक्टली इस मौके पे कहाँ है। जहां तक हाफिज सईद का ताल्लुक है, ये तो बाज़ाब्ता तौर ये तो कह रहा है कि मैं लश्कर वश्कर का चीफ नहीं हूँ, मैं एक मजहबी आलिम हूँ। तो हमारी एक तहरीक है, वो इस्लामी तहरीक है, मजहबी तहरीक है। तो वो कोई छुपा आदमी नहीं है किसी जगह पे। तो ये तो जाहिर है। वहां पे जो मसूद अजहर है उसके बारे में भी लोग कहते हैं, वो हालांकि बहुत ज्यादा जाहिर नहीं होता है, लेकिन ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये बाज़ाब्ते तौर पे जो जैश मोहम्मद है, जो पहले एक जमाने में हरकतुल अंसार वगैरह ये होता था, तो उनका हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन का बाज़ाब्ते तौर पे। वो पाकिस्तान में है, कभी कभी अफगानिस्तान में भी वहां पे जाते थे, और वहां, लेकिन आज तो आपको पता है कि हॉस्टल रजीम वहां पे है। और इस वक्त ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान में हैं। अब पाकिस्तान इसमें कुछ भी बताए हमारे पास नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। या दूसरी बात, वो कहते हैं कि चलो इसकी बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराएंगे। उन्होंने उड़ी के वक्त भी यही कहा, उन्होंने पठानकोट के वक्त भी यही कहा, उन्होंने पुलवामा के वक्त भी यही कहा। तो
एक दो मामला में इनको, जैसे कि पठानकोट के मामले में इनको शामिल भी कर लिया गया था, उसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। तो इसमें ऐसा कोई क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसमें मैं समझता हूं कि वर्ल्ड का जो ओपिनियन है वो मेरे ख्याल से बड़ी हद तक इंक्लाइनेड है कि इंडिया की थ्योरी, हालांकि अगर इसमें कोई एग्जैजरेशन भी हो, कुछ डाला भी हो, उसी को मानने के लिए वो लोग तैयार हैं इस वक्त तक। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो बॉर्डर पे सिचुएशन बनी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है और भारत उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज साफ है कि वहां पर तो टेंशंस काफी ज्यादा हो गई हैं, मगर बॉर्डर की टेंशंस और ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वॉर होने वाली है, या बहुत सारे हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग अपनी तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, टीवी प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं कि बस वॉर के लिए तैयारी है। हम, क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं, मैं जम्मू से आता हूं, हमने बॉर्डर और एलओसी को बहुत बार टेंस देखा है, मगर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन और बॉर्डर टेंस होना अलग है। आपको लगता है अभी जो सिचुएशन है इट इज वॉर लाइक सिचुएशन? ये है बिल्कुल। हाँ। क्योंकि इस वजह से है क्योंकि एक बड़ा वाकया यहाँ पे हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे टूरिस्ट थे, जो उनकी फैमिलीज है, अभी इनके छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे थे कि उन्होंने हमें कहा था कि कश्मीर पीसफुल है, हमने आर्टिकल 370 को खत्म किया, अब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या उन्होंने किया है? अब देख रहे हैं, ये तो एक नैरेटिव बन जाता, नेशनल नैरेटिव बन जाता है कि बीजेपी के लोग या तो हमें झूठ बोल रहे थे, तो और असल में शायद ये है कि वहां पे अमन ही नहीं। हालांकि हम और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये अब पहली इतने साल के बाद, पुलवामा के बाद, ये एक वाक्य हुआ और किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा होगा। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, मरकजी सरकार पे काफी दबाव है पूरा हिंदुस्तान की तरफ से, मतलब पूरी कंट्री में, अपने लोगों की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी दबाव है कि आप लोग एक डेटरेंट क्रिएट कर लें। अभी तक तो एक डेटरेंट है जो सोल्जर्स से मुतालिक है, जो फरवरी 2019 में किया गया, जब बालाकोट पे इन्होंने बम्बार्डमेंट कर लिया उस वक्त। तो इसके बाद एक डेटरेंट बना। उसके बाद आपने देखा कि ये 20 सोल्जर्स को या 30 या 40 सोल्जर्स पे हमला नहीं करते हैं। कई कई जगहों पे इनको मौका मिला 10, 15, 20 सोल्जर्स को भी मारने का, क्योंकि अम्बुश होता है, जंगल में होता है, लेकिन ये इंश्योर करते हैं कि 5 से ज्यादा लोग ना मरे, क्योंकि उनको मालूम है कि 10 मरेंगे, 15 मरेंगे, 20 मरेंगे, फिर वही होगा जैसे बालाकोट था। तो देयर इज अ डेटरेंट, टू द बेस्ट ऑफ आवर बिलीफ देयर इज अ डेटरेंट against the major attacks on the security forces. But as far as the deterrent about the, for example, civilians, tourists, यात्रीज, वो डेटरेंट अभी तक नहीं। इसके ये टेस्ट कर रहे, हम कहते हैं इसको टेस्टिंग वाटर्स, कि क्या हो सकता है। पहला उन्होंने इस पर टेस्ट कर लिया 9 जून 2024 को, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले थे। उससे 1 घंटा पहले उन्हें शिवखोड़ी में यात्री बस पे हमला किया। हालांकि वो बस लुढ़क गई नीचे, शायद कुछ लोगों को वो गोलियों से ही मार डालते, पर फिर भी उसमें मर गए 9 लोग, शायद जी 9 लोग उसमें मर गए थे। तो ये एक था पहला। उसके बाद कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था। इससे पहले एक वाकया हुआ था डांगरी में, यहाँ पे रजौरी में, जहाँ पे बच्चे वगैरह वो एक जगह पे गए थे, वहां उन्हें फायरिंग करके वो मार डाला। 2 जनवरी 2023, हाँ 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर और 1 जनवरी उस दिन हुआ था। दो कल रात को एक वाक़या हुआ था, सुबह एक वाक़या हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। लेकिन वो इससे डिफरेंट था, वो यात्रियों पे हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हालांकि यह है कि इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, बट इट वाज नॉट डायरेक्टली टू प्रोवोक रिएक्शन, ऐसा नहीं था। और उसके बाद ये उन्हें शिवखोड़ी वाला किया। तो ये उस वक्त भी देख रहे थे, शायद लग रहा है कि देखते हैं कि इंडिया इस बारे में क्या करता है। तो यहाँ से उन्होंने बयानात वगैरह दे दिए, उन्होंने कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वगैरह। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे उनको लगता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सजा इसकी भुगतना पड़ेगा, जो इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने ये किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहलगाम में उन्होंने कर लिया। तो ये स्ट्रेटेजिक, लोगों को मालूम है कि अगर इस पे कोई डेटरेंट हम क्रिएट नहीं करेंगे, आज यहाँ पे 26 लोग मरे, कल ये खुदा ना करे वैष्णो देवी के मकाम पे, खीर भवानी के मकाम पे, अमरनाथ के मकाम पे 50 यात्रियों को मार डालेंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है ना नुकसान, मतलब ज़हनी नुकसान और एक दबाव डालने का। अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा फिर। इसलिए इन पर दबाव है कि डेटरेंट कायम कर ले, ताकि दूसरी बार ये न 9 लोगों को न 26 लोगों को मारेंगे किसी जगह पे। इसके लिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं।
ये भी इसमें एक पॉसिबिलिटी है, अगर पाकिस्तान को ये लगा कि क्योंकि इनके पास वो तो जो बता रहे हैं कि हम ये कैपेसिटी रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं इंडिया का हमला नाकाम करने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, ऐसा नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि इसमें पैसा लगता है और पैसे के हिसाब से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान को किसी मुल्क के साथ। हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं है, इसमें पैसा लगता है। स्ट्रेटेजिक जो एनालिस्ट्स है वो लोग बता रहे हैं कि 3, 4, 5 दिन से ज्यादा जंग लड़ ही नहीं सकता, ये यूक्रेन ही है जो पाकिस्तान है। हाँ, जो लगा तो इसमें पैसा लगता है, वो उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा हजारों करोड़ एक दिन का खर्चा हो जाता है, तो उनको वो मालूम है कि हम वो नहीं करेंगे। तो उस मौके पर कई लोगों को यह लग रहा है कि इंडिया फिर डिमांड्स करेगा थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स कि ये लोग हमारे हवाले कर दीजिए। मसूद अजहर, हाफिज सईद, पर्टिकुलर ये दौर हो सकता है कि सलाहुद्दीन का भी इसमें नाम डाले। तो अगर फिर पाकिस्तान पे इतना दबाव आ गया तो इन्होंने फिर इनको कर दिया, क्योंकि ये इनकी हिस्ट्री रही है, उन्होंने अमेरिका के हवाले भी कई लोग कर दिए हैं। तो अगर इन्होंने इन लोगों को फिर हवाले कर दे तो ये एक डेटरेंट बन जाएगा, फिर इनके खिलाफ केस चलाएंगे, क्या चलाएंगे, जो अभी अनलाइकली लग रहा है। वो शायद प्रेफर करेंगे जंग ही करना, उनको नहीं करना, क्योंकि एक इनका जो कौमी प्रेस्टीज है वो खत्म हो जाएगा इसके साथ। लेकिन वो पॉसिबिलिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, अगर वहां पे कोई मतलब हाईएस्ट लेवल पे फैसला लेने वाला होगा जिसको ये लगेगा कि हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसमें हमारा शहर भी उठ सकते हैं, इसमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे हम कई साल तक फिर वापस नहीं आ सकते, तो बेटर ये है कि इनको हवाले कर दो, ये भी कर सकते हैं। जैसा जिस तरह से डिप्लोमेटिक एक्शन तो हमने इंडिया का देखा बहुत स्ट्रांग था, और किसी भी फॉरेन कंट्री ने किसी भी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की मुखालफत नहीं की, जो डिप्लोमेटिक स्टेप लिया। आपको लगता है कि अगर इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन करती है, कोई स्ट्रेटेजिक एक्शन करती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा इंडिया को? ज्यादातर मैं समझता हूँ कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कहेंगे कि रेस्ट्रेंट कर लो, जैसे चाइना है, ये कहेगा नहीं रेस्ट्रेंट कर लो, तहकीकात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जो लोग मैटर करते हैं वो अमेरिका है और रशिया है और यूरोपियन यूनियन, हालांकि ये तो आपस में इनका ताल्लुक भी ठीक नहीं, लेकिन ज्यादातर ये लोग इंडिया की साइड पर रहेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया 150 करोड़ लोगों का मार्केट भी है, बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जंग वही है, इक्तिसादी जंग, तो इसमें कोई नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ रहना। अमेरिका के लिए एक मतलब न्यूसेंस वैल्यू है पाकिस्तान का, चाइना के लिए भी वो वैल्यू है, बल्कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर रेगुलर वैल्यू भी है इनके लिए इक्तिसादी, क्योंकि सिपैक एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो वो लेना चाहते हैं चाइना से, गोदरा बलूचिस्तान में जो वहां पे पोर्ट है। तो ये इस वजह से कोई इनकी इखलाकी मदद करेंगे, बट नॉट के उनके ट्रूप्स आ जाएंगे, वो उनको रोक लेंगे, इंडियंस को दूसरा महाज खोलेंगे गलवान में या अरुणाचल पर, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ दबाव डालने की, ये जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करें, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस होल वॉर विल बी ऑन इंडिया साइड, ये बात क्लियर है। और ये ज्यादा देर चलेगा भी नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते से कम। लास्ट क्वेश्चन, क्या जल्दी ही कुछ रिएक्शन होगा या फिर आपको लगता है कि इस बार बहुत आराम से, बहुत तरीके से एक्शन लिया जाएगा? जो लास्ट जो एक्शंस हुए हैं इंडिया की तरफ से, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स 2016 का एक हुआ था, और ये जो एयर स्ट्राइक्स 2019 दोनों में 12 दिन उन्होंने लगा दिए थे। ये जरूरी नहीं कि आज भी 12 दिन लगा दें, लेकिन अगर उन्हें कुछ बड़ा करना होगा इसमें, ये दे विल टेक देयर टाइम, ये नहीं कि अभी वो कर लेंगे, बट वन थिंग इज क्लियर दैट दे विल हैव टू डू समथिंग बिग। अगर नहीं करेंगे ये इलेक्शंस हारेंगे आगे से, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, अभी आप देख रहे हैं कि ये बता रहे थे कि होम मिनिस्टर, एलजी, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग बता रहे थे कि हमने 370 खत्म किया, आतंकवाद खत्म किया, अब किसी की जरूरत नहीं है कश्मीर में बंदूक उठाने की, किसी की जरूरत नहीं है कंकर उठाने की, वो सारी बातें बंद हो गई है, एक वाक़े की वजह से है। तो ये काफी हर्ट है। तो इस चीज के मद्देनजर ये कुछ ऐसा बड़ा करेंगे, ये दिखाएंगे कि देखो हम बर्दाश्त करने वाले ये नहीं है, ये हमारा डेटरेंट अब है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब काइनेटिक वॉरफेयर का भी इसमें पॉसिबिलिटी है। वो शायद ज्यादा देर ना चले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं भारत के लिए, और भारत के लिए ऑप्शंस भी बहुत हैं, मगर जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर होगा, मगर इन विकल्पों में से क्या विकल्प चुना जाएगा वो तो प्रधानमंत्री खुद जानते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन्हीं को लेना है। तो हमारे एनालिसिस केवल ऑप्शंस के हिसाब से हो सकते हैं, मगर सटीक
केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर को पता है, और ये बहुत ही सीक्रेट होता है, मगर इंडिया रिएक्ट्स बैक, इंडिया फाइट्स बैक, इतना तो कंफर्म है। तो आज के विचार विमर्श में इतना ही। आपको क्या लगता है, इंडिया क्या ऑप्शन लेगा, ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।